चालू हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको 16 महाजनपदों के बारे में। अब ये 16 जो जनपद थे ये कौन कौन से थे, इनका क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। तो पहला जो जनपद आता है वो है काशी का जनपद, जो कि उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो काशी जनपद के नाम से जाना गया था। अब काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी, वरण प्लस असी, ये दो नदियों का जो क्षेत्र है, दो नदियों से घिरा क्षेत्र है, वो वाराणसी कहलाया था। और यहाँ की जो नदी है वो आज भी जानी जाती है। देखो गंगा जो पवित्र नदी है यहाँ पर। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है कौशल। अब कौशल वर्तमान का जो अवध फैजाबाद मंडल में जो है कौशल का प्रदेश फैला हुआ था, और उसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी राजधानी अयोध्या थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौशल की उत्तरी राजधानी कौन सी थी, तो आपको आंसर देना है उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी अयोध्या, यानी श्रावस्ती और साकेत, सातारी बोल देते हैं उसको। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना भी कि बुद्ध के समय जो कौशल है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। उसके बाद तीसरा आता है अंग। अब अंग की जब बात आती है तो बिहार का भागलपुर और मुंगेर का आसपास का जो क्षेत्र है वो अंग के नाम से जाना गया था। और इसकी जो राजधानी आती है अंग की, वो चंपा आती है। तो चंपा जो है वो चंपा नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि मगध और अंग के बीच में पड़ता था, यानी दोनों के बीच में जो सीमा निर्धारण का काम करती थी वो चंपा नदी करती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंग और मगध के बीच की जो सीमा निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था, तो आंसर देना है चंपा नदी। और चंपा का जो पुराना नाम मिलता है वो मालिनी ही मिलता है। और दीघ निकाय के अनुसार इस नगर की जो वास्तुकार था वो महागोविंद थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस नगर का वास्तुकार कौन था। महागोविंद कौन सी निकाय के अनुसार? दीघ निकाय के अनुसार। उसके बाद चौथा जो राज्य आता है, महाजनपद आता है, मगध आता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था यहाँ पे। बिंबिसार आगे चल करके बना था। तो बिहार का पटना और गया का जो क्षेत्र आता है वो मगध के रूप में जाना गया था। और मगध की जो राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह थी। और राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा है उसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि अजातशत्रु के समय हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे महाकश्यप थे। तो इस कारण से भी राजगिरा यानी गिरिव्रज की महत्व बढ़ जाता है। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा शहर था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के समय 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन सा था, तो आपको आंसर देना है गिरिव्रज या राजगृह था। अब इस प्रकार से मगध भी हो गया, 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र भी हो गया। और इसको अलग करने का जो काम करती थी मगध को अंग से, वो चंपा नदी करती थी। उसके बाद 5वां जो संघ आता है वज्जी, जो कि राज्यों का एक संघ था, यानी एक राज्य न होकर के लगभग 10 राज्य थे यहाँ पर, और इनका एक संघ था ये, यानी 8 राज्य थे। 8 राज्यों का एक संघ था। वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जात्रक और ये के सदस्य थे। तो यहाँ पर वज्जी की जब राजधानी की पूछते हैं तो विदेह एवं मिथिला दोनों ही इसकी राजधानी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वज्जी की राजधानी कौन सी थी, तो विदेह एवं मिथिला। विदेह जो कि वर्तमान में जनकपुर के नाम से भी जाना गया, जो कि जो वर्तमान के नेपाल और आसपास के जो एरिया आता है वहाँ पर स्थित है। मल। अब मलों की जब बात आती है तो देखो वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये स्थित था। और मल यानी कुशीनारा और पावा दोनों जो शहर है उन दोनों में ये क्षेत्र मलों का प्रदेश था, जो कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पावा में अंतिम भोजन किया था और कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? कुशीनगर में। और अंतिम भोज कहाँ किया था? पावा में किया था। अगला जो 7वां जनपद आता है चेदी जनपद। और चेदी की जो राजधानी आती है सुक्ति या सुक्तिमती आती है। और चेदी की जब बात आती है दोस्तों, तो महाभारत का थोड़ा सा सीन आपको याद करना होगा। और शिशुपाल का नाम आता है। भाई शिशुपाल का जो वध हुआ था वो श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। तो शिशुपाल जो कहाँ के शासक थे, तो यहाँ नाम आता है चेदी के आता है। महाभारत का एक पत्र को याद कर लो, चेदी राज्य भी याद हो जाएगा। उसके बाद वत्स जनपद आता है कौशाम्बी, यानी आधुनिक जो इलाहाबाद है
यानी इलाहाबाद का जो नया नाम है प्रयागराज है, वो प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूर ये एरिया था। कौशाम्बी उसकी राजधानी थी, जो कि गंगा और यमुना के बीच में ये बसा हुआ है। और यहाँ का जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, और आज भी यहाँ पर आम और अच्छी फसल होती है। तो आम, विभिन्न प्रकार के जो आम आते हैं वो इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो आता है वो वत्स जनपद का आता है। उसके बाद 9वां जनपद है कुरु। अब कुरु की जब बात आती है तो यहाँ पर देखो पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया, और इसमें आता है दिल्ली का जो एरिया आता है, ये कुरु जनपद के नाम से जाना गया है। और कुरु जो आता है उत्तर प्रदेश का मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, ये सारा इसी एरिया में आते हैं। जबकि थोड़ा सा राजस्थान का चूरू का क्षेत्रफल भी इसमें आ जाता है। और कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, यानी आधुनिक जो दिल्ली है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया था, और ये कुरु जनपद की राजधानी थी। दोस्तों यहाँ पर अगला जो आता है पांचाल जनपद, और पांचाल का नाम सुनते ही पांचाली नाम आते हैं, यानी द्रौपदी जो थी वो पांचाल जनपद की थी। और पांचाल की जो उत्तरी राजधानी थी वो अहिछत्र, यानी रामनगर, दिल्ली जो नहीं है, रामनगर बरेली का है, बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और रामनगर के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो अहिछत्र के नाम से जाना गया था। और दूसरी जो दक्षिणी राजधानी है वो काम्पिले थी, तो काम्पिले दक्षिण की राजधानी थी। और कान्यकुब्ज इसका सबसे प्रसिद्ध शहर था। तो आपसे पूछा जा सकता है कान्यकुब्ज जो आगे चल करके कन्नौज के नाम से भी जाना गया है। तो काम्पिले जो इसका दूसरी राजधानी थी। अगला जो 11वां आता है मत्स्य। और जब भी बात आती है मत्स्य की तो राजस्थान का नाम आता है, यानी मत्स्य, अलवर और जयपुर जिला जो राजस्थान का आता है वो मत्स्य प्रदेश में आता है। और यहाँ का जो शासक था वो विराट था, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक था। और विराट नगर जो है इसकी राजधानी थी, वर्तमान के जयपुर में पड़ता है विराट नगर। और विराट नगर की जो पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, वहाँ से अशोक के समय के बौद्ध अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें बौद्ध अभिलेख मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विराट नगर से कौन सी पहाड़ी से अशोक के समय के अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ अभिलेख का नाम आएगा भगरू अभिलेख, जो कि अशोक के समय का, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा अगला है 12वां सूरसेन जनपद। अब सूरसेन की जनपद की जब बात आती है तो यहाँ पर भी महाभारत का दृश्य सामने लाना चाहिए आपको, यानी कृष्ण के जो पिता थे वो यदुवंशी ये कहलाए हैं सूरसेन। मथुरा, भरतपुर और आसपास का जो क्षेत्र आता है धौलपुर, ये सारे सूरसेन क्षेत्र में आता था। और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और यहाँ का राजा जो आगे चलकर महाभारत में बना था वो कंस यहाँ का शासक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कंस कहाँ का शासक बना था? मथुरा का, यानी सूरसेन जनपद का नहीं था वो कौशल का था, लेकिन आ कहाँ गया? सूरसेन में आ गया था। अगला जो आता है नाम अस्मक। अब अस्मक की जब बात आती है तो एकमात्र जनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित था और गोदावरी के तट पर ये स्थित था, अस्मक जनपद। तो ये क्वेश्चन RS में आ चुका है कि गोदावरी के किनारे कौन सा जनपद अवस्थित था, तो आपको आंसर देना है अस्मक जनपद गोदावरी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी जो राजधानी आती है पोटन या पोटली आती है। तो पोटन या पोटली किसकी राजधानी थी? अस्मक जनपद की राजधानी थी, जो कि गोदावरी के किनारे बसा हुआ था। और यहाँ पर राजतंत्र था, और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने शासन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से शासकों ने शासन किया था? इक्ष्वाकु शासकों ने शासन किया था। उसके बाद 14 का आता है अवंती जनपद। अवंती की जब बात आती है तो वर्तमान का मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र आता है वो अवंती जनपद में आता है। तो अवंती की जो उत्तरी राजधानी थी वो उज्जैन थी, यानी आधुनिक उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे यहाँ राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुर्गादास राठौड़ की जो है छतरी कहाँ बनी हुई है? तो अवंती यानी उज्जैनी में बनी हुई है। उज्जैनी यानी उज्जैन में बनी हुई है। और महाकालेश्वर का मंदिर जो है वो भी उज्जैन में है। उज्जैनी का पुराना नाम यानी जो वर्तमान नाम उज्जैन है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैनी यानी ये जो उज्जैनी है उस समय लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध थी, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। और जो कनिष्क के शासनकाल में यहाँ पर कला का कला भी देखी गई है। यानी आपने जो मथुरा कला का नाम सुना है, मथुरा कला जो है वैसी ही कला उज्जैन में भी यहाँ पर वास्तुकला का निर्माण हुआ था। उसके बाद आता है अवंती के बाद में देखो यहाँ पर
देखो मैंने 2 राजधानी बताई है, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती जो है। और यहाँ मालव प्रदेश में स्थित यह प्रदेश था। वेतरती नदी प्रवाहित होती थी और बुद्ध काल में यहाँ का जो शासक था वो चंड प्रदोत था। और चंड प्रदोत की जब बात आती है तो चंड प्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को भेजा था। तो आपसे पूछा जा सकता है बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो आपको आंसर देना है जीवक को भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि चंड प्रदोत को पांडु रोग हो गया था और पांडु रोग के इलाज के लिए उसने यानी अपनी दोस्ती निभाई और चंड प्रदोत ठीक भी हो गया था। उसके बाद आता है गांधार। और गांधार की जब बात आती है तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान का जो क्षेत्र आता है पेशावर और रावलपिंडी का के आसपास का जो क्षेत्र आता है वो गांधार के नाम से जाना गया है। और भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला शहर बसाया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। यहाँ पर यानी ज्ञान का भंडार, यानी चाणक्य भी यहाँ का निवासी था और पाणिनि भी यहाँ का विद्वान था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी का पुस्तक लिखी थी 6वीं शताब्दी में। तो आपसे पूछा जाता है व्याकरण की जो सबसे पुरानी पुस्तक है अष्टाध्यायी वो कौन से विश्वविद्यालय में लिखी गई थी, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आएगा जो कि गांधार है। और गांधार की वर्तमान में भी भेड़ें प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ पर राजस्थान की जो मालपुरा की भेड़ें हैं काफ़ी फेमस है। ऐसे ही गांधार जो है ऊन के लिए जाना गया था और उन्हीं वस्त्रों के लिए आज भी फेमस माना गया है गांधार का क्षेत्र, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है। रामायण की जो बात आती है, रामायण में यहाँ पर इस जनपद का तो दूसरा नगर आता है पुष्प कलावती का नाम आता है, जो कि 6वीं शताब्दी में यहाँ का जो शासक था पुष्कसाती अथवा पुष्कराणी नामक राजा राज्य कर रहा था। तो पुष्कराणी राजा जो राज्य करता था वो किस काल में राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर शासन करता था। और बिंबिसार ने एक अपना दरबारी भी दूत मंडल भी यहाँ पर आया था बिंबिसार के दरबार में। और बिंबिसार जो है उसने महात्मा बुद्ध को अपना दोस्त माना था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है बिंबिसार जो है वो मगध का शासक था, लेकिन उसने धीरे धीरे सभी पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो अंतिम जो आता है कंबोज। अब कंबोज है, इसकी जो राजधानी है लाजपुर या राजपुर, दोनों एक ही है, लाजपुर या राजपुर। और हाटक दूसरी राजधानी है। और वर्तमान का हिंदूकुश पर्वत जो कि अफगानिस्तान में है और काबुल नदी का जो बीच का क्षेत्र आता है वो कंबोज का क्षेत्र आता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कंबोज कहाँ पर है? वर्तमान में हिंदूकुश पर्वतमाला और काबुल नदी के बीच का जो क्षेत्र आता है वो कंबोज के नाम से जाना गया था। और कंबोज है वो सबसे पश्चिमी उत्तर पश्चिम का जो जनपद था वो कंबोज था। तो ये कैसा क्वेश्चन राजस्थान RS में पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो क्षेत्र है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। देखो वर्तमान में भी जो अरबी घोड़े हैं काफ़ी फेमस हैं और महाभारत काल में भी घोड़ों की जो आवक थी वो यहीं से थी। और उसके बाद में देखो यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए थे तो उनके पास में जो घोड़े होते थे वो अरबी घोड़े ज़्यादा होते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 16 जनपद थे और इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली मगध का। और आगे चल करके इन सब को यानी मगध ने जीत लिया था और इनका सबका एकीकरण हो गया था। और 4 जनपद बचे थे, पहला कौशल, दूसरा वत्स और तीसरा अवंती और चौथा मगध। ये जो 4 जनपद बचे थे कौन कौन से? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। और इनमें भी सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध जनपद था। और आगे चल कर के जो स्टोरी आएगी वो मगध की आएगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।